हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट में जो है क्या पढ़ा था, हमने लास्ट में पढ़ा था कि इस चैप्टर की मुख्य चीजें क्या हैं जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। सबसे पहले हम और आगे बढ़ने से पहले है ना, आपको एक जनरल, एक छोटा सा आपके लायक जो आपके लिए जरूरी है, एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि व्हाट इज पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट है क्या, संसद हमारी क्या है, किन चीजों से मिलकर के ये संसद बनती है, संसद का निर्माण किस तरीके से होता है। एक्चुअली जो हमारी संसद है वो निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है, जो कि मुख्य रूप से मिलकर के बनता है तीन प्रमुख अंगों से। और वो तीन प्रमुख अंग हैं हमारे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, जहां पर सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक भी यही है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, या लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए, लोगों को फैसले क्यों लेना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको संसद के बारे में बता दूं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी संसद के दो सदन हैं, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल भी इसको कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता इन प्रतिनिधियों के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। जबकि ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है, राज्यसभा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। राज्यसभा में टोटल जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं। जबकि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या जो है वो 552 हो सकती है। ठीक है, यहां पर आपको जान लेना है कि प्रेजेंट में 545 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के हैं। इन 545 मेंबर्स में 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एंग्लो इंडियन ग्रुप के हैं और जिनको की नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। राज्यसभा में ये संख्या 12 है, राज्यसभा में 12 लोगों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम इनका कार्यकाल जान लेते हैं। ये चुने हुए सदस्य होते हैं हमारे, है ना, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, और ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका नहीं होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन खास बात यह है कि 1/3 मेंबर्स जो है राज्यसभा के हर दूसरे साल जो है वो रिटायर्ड होते हैं और नए मेंबर्स को लिया जाता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और एक खास बात कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरा करना आवश्यक होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को 30 वर्ष कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। और संसद हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, जो कि देश के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठीक है, बात आ गई डिसीजन मेकिंग पे, निर्णय लेने की, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। ठीक है, लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए, लोगों को निर्णय क्यों लेने चाहिए। आपको पता है बच्चों कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, और आप ये भी जानते होंगे कि स्वतंत्र होने से पहले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्या लोग आज जिस तरह से स्वतंत्र हैं उसी तरह की स्वतंत्रता का उपयोग करते थे? क्या सभी लोगों का डिसीजन में पार्टिसिपेशन था? ठीक है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है, ठीक, जिसको हमको जान लेना जरूरी है। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन आजाद होने के पीछे राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा था। हमारे राष्ट्रवादियों ने
जो है वो बहुत ही कठोर संघर्ष के जरिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष के जरिए इस देश को आजादी दिलाई थी। ठीक है। और जब देश अपना आजाद नहीं था, जब भारत आजाद नहीं था, तो उस समय जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। एक बार आप कल्पना करके देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि जो है क्या स्थिति थी। किसी भी तरीके से लोगों को निर्णय लेने की कोई भी आजादी नहीं थी। ठीक है। इवन दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दे कैन नॉट इलेक्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो वो चुन ही नहीं सकते थे, गवर्नमेंट का वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं थी, किसी भी तरह की इक्वलिटी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं था, भाईचारे की जो फैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है नहीं था। ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि देश में एक तरीके से ब्रिटिश रूल चल रहा था, कॉलोनियल रूल चल रहा था, और जो वो चाहते थे वही करते थे। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, ये राष्ट्रवादी जो है इन विचारों से प्रेरित थे। कौन से विचारों से? मुख्य रूप से फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता यानी हर एक मामले में वो स्वतंत्रता चाहते थे। वो चाहते थे कि अपने पसंद की चीजों का को वो पब्लिश कर सके। वो चाहते थे वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को, अपने विचारों को रख सके। वो चाहते थे कि उनके जीवन की स्वतंत्रता हो, पढ़ाई लिखाई की स्वतंत्रता हो, हर एक तरह के जो है फ्रीडम का लाभ वो लोग उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष को, देशवासियों को ये स्वतंत्रता जो है निश्चित रूप से मिलनी ही चाहिए। वो चाहते थे किसी के साथ में भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, वंश का हो। ठीक है, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को एक समान रूप से ट्रीट किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि वो चाहते थे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी जनता को भागीदार होना चाहिए। पीपल शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ये कैसे संभव हो सकता था ब्रिटिश रूल के अंदर? हाँ, आप जरा सोच करके देखिए कि ब्रिटिश रूल के अंदर कैसे संभव हो सकता था, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, ऐसी दशा में जरूरी था कि देश को इन उपनिवेशिक शासकों से आजाद कराया जाए। और हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो लगातार इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को जो है कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, कोई भी उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब प्रेस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज लिख देती थी, उस प्रेस को बैन कर दिया जाता था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसी का एक उदाहरण है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार की आलोचना नहीं करता था। कभी भी सरकार जो है वो मार्शल लॉ जैसे कठोर काले कानून लागू कर देती थी, जिसके तहत जो है वो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इस तरीके से लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन से एग्री नहीं थे, वो सहमत तो नहीं थे, लेकिन खुल करके उनको क्रिटिसाइज नहीं कर पाते थे। उनको क्रिटिसाइज करते थे कौन? हमारे जो नेशनलिस्ट थे, हमारे जो राष्ट्रवादी थे। ये राष्ट्रवादी ब्रिटिश गवर्नमेंट की शुरू से ही आलोचना करते थे, उनके निर्णयों की आलोचना करते थे। ठीक है, और अपनी मांगों को, अपनी डिमांड को वो उनके सामने रखते थे। आपने कई सारे लीडर्स का नाम सुना होगा, है ना? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन सब का नाम सुना होगा। ये सारे ऐसे ही राष्ट्रवादी नेता थे जो बिना किसी डर के निर्भय होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को रखते थे और वो कहते थे कि हमको ये चीजें चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी तो कहते थे, उनका ये प्रसिद्ध स्लोगन भी है कि फ्रीडम इज आवर बर्थराइट एंड वी शैल हैव इट। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको ले करके रहेंगे, पा करके रहेंगे। ठीक है, ये मानते थे कि ये किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमें पिछलग्गू नहीं बनना है। हमको क्या करना है? अपने अधिकारों को उनसे मानना है। ये हमारे यहाँ पर उपनिवेश है, ये हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, किसी भी तरीके से यहाँ पर इनका अधिकार नहीं होना चाहिए। तो खुले रूप में जो है वो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन
आधिकारिक रूप से क्रिटिसाइज करने का जो अधिकार, क्रिटिसाइज करने का कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपनी डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने का अधिकार भारतीयों को काफी देर से मिलता है। ठीक है, बात है 28 दिसंबर 1885 की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द 28 दिसंबर 1885। 1885 में इसकी स्थापना होती है एंड डिमांडेड that there be elected members in the legislative, जो लेजिस्लेटिव है उसमें जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। और जो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी वो ये थी कि जो है बजट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे मेंबर्स होने चाहिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे मेंबर्स होने चाहिए, एक
भागीदारी की थी, उसने जो है वो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया, ये भावना जागृत की कि अब जो है देश के सभी नागरिक ये इस लिए सक्षम है कि वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, साथ ही साथ में वे अपने लिए निर्णय ले सकें। द ड्रीम्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और भारतीयों की जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, ठीक है, उन इच्छाओं को, उन आकांक्षाओं को, ठीक है, एक ठोस रूप प्रदान किया, ठीक, जब भारत का अपना एक संविधान बन गया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, आप हमको बताइएगा, हालांकि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको, आप कमेंट में जाकर के इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ और कब लागू किया गया था। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है बहुत ही ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, और आप सभी लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको लगे कि आपसे हमारा इंटरेक्शन जो है वो हो रहा है और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसने जो है जब भारत का संविधान बन गया तो क्या हो गया, भारतीयों की इच्छाओं को एक ठोस रूप मिल गया। ठीक है, ठोस रूप मिल गया, उनके जो सपने थे वो साकार हो गए। नाउ पीपल कैन elect the government, now people can elect the representative, अब वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे। they can enjoy the right to freedom, स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद ले सकते थे। दे कैन एंजॉय द राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार का जो है वो आनंद ले सकते थे। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार का आनंद ले सकते थे। बहुत सारे अधिकार हैं, एज यू ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 1, है ना, आपने जो है चैप्टर 1 में इन सारी चीजों को पढ़ा हुआ है। फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो वो ऐसे प्रिंसिपल को धारित करता है जिसके तहत जो है मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया जाता है जिसके अंतर्गत सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, जिसको यूएएफ अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ठीक है, आप हमको बताइएगा कि यूएएफ है क्या, और यूएएफ में जो है किस वर्ष के बाद में व्यक्ति जो है वो वोट देने में सक्षम हो पाते हैं, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंड नाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या है, जनता जब अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने लगी है तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से क्या करते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं। फिर से हम आ जाते हैं उसी चेन पर, पार्लियामेंट पर। कैसे, यहाँ पर जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वो प्रतिनिधि होते हैं संसद के सदस्य, जो संसद में बैठते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं उन पर डिबेट करते हैं, और डिबेट करने के बाद में किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं। जनता के हितों को ध्यान में रख करके, देश के हित को ध्यान में रख करके कोई निर्णय लेते हैं। ठीक है, और वो निर्णय फिर बाद में कानून बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।